हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर अकाउंटेंसी क्लास। पिछले क्लास में हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था, लेजर, जिसमें हमने लेजर्स में किस तरह से कितने तरह के हैं, कैसे कैसे पोस्टिंग की जाती है, ये पढ़ रहे थे। अब हम देखते हैं उसमें लास्ट वीडियो में ही हम ऑलरेडी कुछ रूल्स जो है लेजर पोस्टिंग के कैसे होते हैं ये हम देख चुके हैं। अब कुछ उसके आगे के 8 रूल्स हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। उसके आगे के रूल्स जो है वो अब हम इस वीडियो में देखते हैं एंड किस तरह से पोस्टिंग की जाती है ये भी हम देखते हैं। इसके पहले तक हम बहुत कुछ जान चुके हैं अकाउंट्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल्स पर पोस्टिंग द लेक्चर। 8 रूल्स हम लास्ट वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब नवा रूल देखते हैं, नंबर शुड बी रिटन ऑन एवरी पेज ऑफ द लेजर अकाउंट। लेजर पेज के हर अकाउंट पे नंबर का लिखा होना बहुत जरूरी है। पेज नंबर जो है वो लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Then the amount written in the debit side should be same as written in the credit side for the corresponding account. एक अकाउंट में डेबिट साइड में जो अमाउंट होता है उसका जो करस्पॉन्डिंग अकाउंट हम दूसरा बनाएंगे उसमें वही अमाउंट क्रेडिट साइड में भी होना चाहिए। मीन्स क्या है कि दो अकाउंट्स के जब हम अलग अलग दो लेजर्स देख रहे हैं तो दोनों के जो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है, मतलब दोनों एक जगह में हम डेबिट लिखते हैं, हमने डबल एंट्री में पढ़ा है कि जो एक बार अगर किसी ट्रांजैक्शन का डेबिट एंट्री होता है तो उसका क्रेडिट एंट्री भी होता है, तो वो दोनों अमाउंट्स हमेशा सेम होने चाहिए। द फाइल नंबर ऑफ जर्नल शुड बी रिटन इन द लेजर। जिस तरह से जर्नल में हम लेजर का फाइल नंबर लिखते हैं उसी तरह से लेजर में जर्नल का पेज नंबर लिखा होना या जर्नल कहाँ पे एंट्री की हुई है वो नंबर लिखा होना जरूरी होता है। Then next is writing the word account or A by C is not necessary with personal account. जब हम लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें जब पर्सनल अकाउंट्स बनाए जा रहे होते हैं तो उसमें अकाउंट लिखना बहुत जरूरी, हमेशा जरूरी नहीं होता है। उसके बिना भी हम लोग उसमें एंट्रीज कर सकते हैं। If the number of transactions are more and one sheet is insufficient to record all entries, the balance of first sheet is taken to the next sheet and balance carried forward is written in the first sheet and on the next sheet balance brought forward is written. कभी कभी जो बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे कि हम पहले से जानते हैं बहुत सारे एंट्रीज होती है एंड कभी कभी ऐसा होता है कि एक हमेशा यही होगा कि एक पेज में वो एंट्री सफिशिएंट नहीं है, हमें नेक्स्ट पेज में भी लिखना होता है। तो उस परिस्थिति में जिस पेज से हम ट्रांसफर करेंगे उसको टोटल करके वहां पे हम वहां पे लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। वो अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड करेंगे एंड नए पेज पे जब शुरुआत करेंगे तो उसमें बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करके लिखना होता है। ये दोनों लिख करके ही सीएफ और बीएफ लिख के फिर हम नए एंट्रीज की शुरुआत करते हैं। All those entries which have been posted should be marked so that there is no duplication. जिस जिस एंट्री की पोस्टिंग हो जाती है उन सबको अगर कुछ निशान लगा के रख दिया जाए तो क्या होता है कि उसमें डुप्लीकेशन, दोबारा उसी एंट्री को फिर से करने की गलती जो हो जाती है वो नहीं होगी। तो जैसे जैसे एंट्रीज कंप्लीट होते जाते हैं उनको टिक करके रख दिया जाता है। नेक्स्ट है, while posting if any type of error takes place for example error of amount, omission or record in particular column, then overwriting should be avoided, rather rectifying entries should be made. लेजर अकाउंट्स में कभी भी ओवरराइटिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे कभी अगर कुछ गलती बाय मिस्टेक गलती हो भी जाती है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंसान है तो कभी कभी गलतियां हो जाती है, जैसे कभी एक कॉलम की जगह दूसरे कॉलम में आ गया है या अमाउंट में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है तो उसमें उसको ना तो इरेज किया जाता है ना ओवरराइटिंग की जाती है, उसके लिए रेक्टिफाइंग एंट्रीज होते हैं वो बना दिया जाता है। एंड जब रेक्टिफाइंग एंट्रीज बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे हम लोग का एक बना हुआ है एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल गुड सोल्ड ऑन कैश फॉर ₹500 ऑन 1 जनवरी, जनरल एंट्री विल बी एज फॉलोज। जैसे यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिटेड तो सेल्स अकाउंट 5000 हो गया है गलती से जो कि 500 था, तो उसके लिए रेक्टिफाइंग एंट्री यहाँ पे बना दी गई है टू सेल्स अकाउंट 5000 बाय कैश अकाउंट 5000। इस तरह से दो एंट्रीज बनते हैं। इसके बाद में compound entries are passed in the journal for transactions affecting more than two accounts. When such entries are posted in ledger, the concerned account is debited or credited with amount shown in the journal.
जब बहुत सारे एंट्रीज एक ही ट्रांजैक्शन के 2-3 एंट्रीज होते हैं, तो उसको किस तरह से करते हैं, वो जर्नल एंट्रीज कैसे हम करते हैं। जनवरी 1 को है राम अकाउंट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि 100 रुपीज का उसको डिस्काउंट दिया गया था। तो पहला एंट्री तो हमने जर्नल एंट्री तो कर दी है, राम अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट एंड डिस्काउंट अकाउंट। द above entry will be posted in the following manner। ये अलग अलग जगहों में किस तरह से पोस्टिंग इसकी होती है। यहाँ पे हमारे 3 एंट्रीज है। तो यहाँ देखिए कैश अकाउंट में हम लिखेंगे बाय राम 1900 सिर्फ लिखे हैं, क्योंकि कैश हमें 1900 ही मिला है। इसके बाद में डिस्काउंट अकाउंट एक हम बनाएंगे जिसपे बाय राम 100 रुपीज लिखेंगे। इसके बाद में राम्स अकाउंट में टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट दोनों लिख करके 2000 उसको पूरा कर रहे हैं। तो इस तरह से तीनों अकाउंट में अलग अलग तरह से इस तरह हमें एंट्रीज करनी जरूरी होती है। इसके बाद में अब हम देखते हैं पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स। हमने पढ़ा है कि हम जर्नल्स जो बना रहे हैं, अलग अलग बुक्स, बहुत सारे बुक्स बनाते हैं, उसी में से फिर जर्नल एंट्रीज को हम पोस्टिंग करते हैं। तो पोस्टिंग फ्रॉम कैश बुक, जब कैश बुक पे करते हैं तो हमें ये भी मालूम है कि जब कैश बुक बनाया जा रहा है तो उस जर्नल का अलग से लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन इसकी एंट्री कैसे करेंगे। सब्सिडरी बुक से इसको जब एंट्री करेंगे तो यहाँ हम कॉन्ट्रा एंट्रीज कर रहे हैं, एक्सेप्ट में यहाँ पे हम कॉन्ट्रा एंट्रीज को छोड़ करके बाकियों की पोस्टिंग कैसे होती है वो देख रहे हैं। Except contra entries and the balance, the posting of all the accounts shown on debit side of cash book is done by writing by cash account on the credit side of those columns. Similarly, posting of accounts shown on credit side of cash book is done by writing to cash account on the debit side of those accounts. कैश बुक हम जब बना लिए हैं तो हम वहां पे पहले से जानते हैं उसकी नहीं, उसकी कैश बुक की अलग से लेजर नहीं भी बनाने की जरूरत होती है। लेकिन कैश बुक में जितने एंट्रीज हुए हैं उन सबको उनके अलग अलग बुक्स में बनाना जरूरी होता है। तो जिस तरह की जितने बुक्स में बनाए गए हैं, तो कैश बुक में जो एंट्रीज डेबिट साइड में है उसको जब उसके करस्पॉन्डिंग बुक में बनाएंगे, जर्नल में लिखेंगे, तो वहां कैश अकाउंट करके लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। उसी तरह से जैसे क्रेडिट साइड में जितने भी होंगे उन सबको टू कैश अकाउंट करके लिखेंगे। कैश बुक में जितने भी एंट्रीज क्रेडिट साइड में है उन सबको उनके कंसर्न लेजर में जब बना रहे हैं तो उस लेजर में टू कैश अकाउंट करके लिखा जाएगा। एंड कैश बुक में जो एंट्रीज डेबिट साइड में है उनको उनके कंसर्न लेजर्स में बाय कैश अकाउंट करके लिखा जाएगा। दिस इज द अनदर रूल फॉर पोस्टिंग सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स को जब पोस्टिंग करनी होती है तब हम इस तरह से कर रहे हैं। ये तो था हमारा कैश बुक का। अब हम सब्सिडरी बुक्स में हमारा पोस्टिंग दूसरा क्या रहता है, कैश बुक सब्सिडरी बुक्स दूसरा होता है हमारा परचेज बुक। तो परचेज बुक्स में जितने एंट्रीज है उसको किस तरह से ट्रांसफर करते हैं लेजर में वो देखते हैं। पोस्टिंग फ्रॉम परचेज बुक इज डन बाय राइटिंग बाय परचेज अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड of the supplier's account, whereas the monthly balance of purchase book is posted by writing two sundries as per purchase book or two totals as per purchase book on the debit side of the purchases account। परचेज बुक में जितने भी एंट्रीज हुए हैं सबको हम पोस्टिंग कैसे करेंगे। पोस्टिंग फ्रॉम परचेज बुक इज डन बाय राइटिंग बाय परचेजेस अकाउंट करके उसको ऑन द क्रेडिट साइड में जो सप्लायर्स का जो अकाउंट बनाएंगे, मतलब जिन जिन लोगों से हमने खरीदारी की है उन सबके अकाउंट में बाय परचेजेस अकाउंट करके क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्रेडिट साइड में पूरा जितने लोगों से परचेज किया गया है सबका अलग अलग लेजर बनेगा, उन लेजर्स में बाय परचेज अकाउंट करके सबका लिखेंगे। इसके बाद में पोस्टिंग फिर करनी है हमारे सैलरीज में। तो परचेज बुक को पोस्टिंग जब करनी होती है तब उसके क्या करना है, डेबिट साइड में टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक करके लिखा जाता है। पोस्टिंग करते वक्त टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, और नहीं तो टू टोटल एज पर द परचेज बुक। एक ही एंट्री वहां पे बन रही है, सारे को डेबिट साइड में एक एंट्री, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री होगी टू टोटल्स एज पर परचेज बुक और टू सन्ड्रीज एज पर द परचेज बुक। ये लिखना जरूरी होता है। दिस इज द वे हाउ वी हैव टू डू द पोस्टिंग फ्रॉम परचेज बुक। परचेज बुक से हम जो पोस्टिंग करेंगे वो इस तरह से करेंगे। देन नेक्स्ट यू आर हैविंग पोस्टिंग फ्रॉम सेल्स बुक। जब परचेज बुक से हो गया है अब हमारा दूसरा बुक आता है सेल्स बुक। पोस्टिंग फ्रॉम सेल्स बुक इज डन बाय राइटिंग टू सेल्स अकाउंट on the debit side of the each customer's account and
Monthly balance of sales book is posted by writing by sundries as per the sales book on the credit side of the sales account. जब हम सेल्स करते हैं तो जितने भी हमारे कस्टमर्स होंगे उन सारे कस्टमर्स के अकाउंट में हम लोग टू सेल्स अकाउंट करके लिखेंगे डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट करके लिखेंगे सारे कस्टमर्स के अकाउंट में। उसके बाद जो मंथली बैलेंस होगा सेल्स बुक का उसकी पोस्टिंग करेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सेल्स बुक में जितने भी पोस्टिंग्स हुए हैं उन सबका टोटल जो होगा उसे हम सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में एज बाय सन्ड्रीज एज पर द सेल्स बुक करके लिखेंगे। सो दिस इज द थर्ड बुक which we have to post, that is posting from the sales. इसके बाद में हमारा एक और बुक है पोस्टिंग फ्रॉम द परचेज रिटर्न्स, देन वी आर हैविंग पोस्टिंग फ्रॉम द सेल्स रिटर्न्स। तो सबसे पहले हम पोस्टिंग फ्रॉम द परचेजेस रिटर्न्स बुक देखते हैं। टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट इज रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ सप्लायर्स account to whom goods have been returned, and the monthly balance of purchase return book is posted by writing by sundries as per the purchase return book on the credit side of the purchase account. परचेज अकाउंट का जब हम बना रहे हैं उसकी एंट्री परचेज रिटर्न बुक से जो एंट्रीज करनी है तो जिन जिन कस्टमर्स को हम लोगों ने बिजनेस ने ऑर्गेनाइजेशन ने रिटर्न कर दिया है उन सबके अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा रिटर्न टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट करके। डेबिट साइड में सबको का लिखेंगे जिसके जितने भी सप्लायर्स को रिटर्न किया गया है उन सबके लेजर अकाउंट में टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट करके लिखेंगे। इसके बाद में जो मंथली बैलेंस होगा रिटर्न बुक का परचेज रिटर्न बुक का उसकी पोस्टिंग करेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्रीज एज पर द परचेज रिटर्न बुक करके लिखा जाता है एंड उस अमाउंट को वहां क्रेडिट साइड में डाल देंगे। देन पोस्टिंग फ्रॉम सेल्स रिटर्न बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दोज कस्टमर्स accounts who have returned goods, and the monthly balance of sales return book is posted by writing two sundries as per sales return book on the debit side of the sales account. इसके बाद में सेल्स रिटर्न भी होते हैं, जिस तरह से परचेजेस रिटर्न हुए हैं उसी तरह सेल्स रिटर्न भी होंगे। तो सारे सेल्स रिटर्न्स को जितने कस्टमर्स ने रिटर्न किया है उन सबके लेजर अकाउंट्स में बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट करके लिख करके वो लिखेंगे क्रेडिट साइड में और वो अमाउंट को डालते जाएंगे। उसके बाद में जो सेल्स अकाउंट होगा लेजर का जो सेल्स अकाउंट होगा वहां पे लिखेंगे डेबिट साइड में टू सन्ड्रीज एज पर द सेल्स रिटर्न बुक। ये लिखने के बाद में सेल्स रिटर्न अकाउंट को सेल्स रिटर्न अकाउंट में लिखना होता है। इसके बाद में अब हम देखते हैं बैलेंसिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। जितने अकाउंट्स बनाए गए हैं उन सबको बैलेंस करना है, उसके बाद में वो सारे अकाउंट्स को क्लोज भी कर देना है। सारे अकाउंट्स बराबर हो गए हैं कि नहीं देख करके उनको क्लोज करना है। तो बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट मीन्स फाइंडिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन द टोटल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट, द account or processing of total up of the two sides of an account and finding the difference between the two is called the balancing and closing of account. An account has either a credit balance or a debit balance. Balancing of account and closing means क्या है कि हमने जितने भी लेजर अकाउंट्स बनाए हैं उसके सबके डेबिट और क्रेडिट साइड को हमें टोटल करके देखना है एंड उसमें कहाँ कितने कितने डिफरेंसेस आए हैं उसको जो देखते हैं दैट इज नोन एज द बैलेंसिंग ऑफ या क्लोजिंग अकाउंट उसको बोलते हैं। दोनों में बैलेंस होना चाहिए क्रेडिट साइड या डेबिट साइड का। तो कहाँ अगर एन अकाउंट हर अकाउंट में या तो क्रेडिट बैलेंस होगा या डेबिट बैलेंस होगा, तो उसके बाद में हम उसको कैसे करना है वो देखेंगे। पहले तो हम सारा टोटलिंग कर लेंगे। तो हर अकाउंट में या तो डेबिट बैलेंस कुछ अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस रहेगा, कुछ अकाउंट का क्रेडिट बैलेंसेस रहेगा। इसे हम क्लोजिंग अकाउंट्स में डालेंगे। उसको पहले हम क्या कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। Debit balance and credit balances. If the total of debit side is more than the total of credit side, it is called debit balance. अगर डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो उसे हम डेबिट बैलेंस कहेंगे एंड उसी तरह से क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है देन इट इज कॉल्ड द क्रेडिट बैलेंस। If the total of credit side is more than debit side, it is called as credit balance. In brief, the balance amount is written on the side having less balance. Following to be kept in mind while balancing. इसके बाद में
ये देखना होता है कि जहां पे वो अमाउंट कम है उसको दूसरे साइड, जिस साइड में जितना अमाउंट कम है उसको लिखा जाता है, लेकिन ये दिमाग में रख के कि इस अकाउंट में ये बैलेंसेस इतने इतने अंतर है करके, वो डिफरेंस अमाउंट को याद रखा जाता है एंड वहां रफली पहले लिख के रखते हैं सो दैट हाउ दे आर गोइंग टू बी बैलेंस्ड, ये अब हम देखेंगे। The total of debit side and credit side should be written on the same line after writing the balance account amount. बैलेंस अमाउंट को लिख लेने के बाद में जहां मान लीजिए डेबिट साइड में ज्यादा है और क्रेडिट साइड में कम है, तो जितना कम है वो क्रेडिट साइड में लिख देंगे। उसके बाद में नीचे में डेबिट और क्रेडिट का एक ही लाइन में दोनों अमाउंट को लिखेंगे जो सेम होगा, जो सेम लाइन में ही दोनों को लिखना होता है। Sometimes the total of debit and credit will be equal. In such situation, only totaling is done and balancing is not done. इसके बाद में कभी-कभी क्या होता है, कुछ अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों बराबर होते हैं। ऐसी परिस्थिति में कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, वो टोटलिंग करके उसको छोड़ दिया जाता है। If the account has debit balance on the first of the off page of next month, balance is shown by writing to balance brought forward on the debit side, and if the account has credit balance, it will be shown on the by writing by balance brought down on the credit side. अगर किसी अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो नेक्स्ट मंथ के नेक्स्ट पे नया पेज जब शुरू करेंगे तो वहां पे टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड करके लिख करके क्रेडिट साइड में उसको लिख के उसको शुरू करेंगे। उसी तरह से ऑन द डेबिट साइड में क्रेडिट साइड का बैलेंस अगर अधिक है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जब डेबिट साइड का है तो बाय डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड एंड क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस तरह से नेक्स्ट मंथ में उस अमाउंट्स को ला करके फिर अकाउंट्स को शुरू करेंगे। अब हम देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकाउंट्स। अलग अलग अकाउंट को अलग अलग तरह से बैलेंस किया जाता है। Due to differences in nature of account, method of closing of accounts also varies. Accounts are mainly of three types: personal accounts, real accounts and nominal accounts. हर अकाउंट अलग अलग होने की वजह से, उनका नेचर अलग होने की वजह से उनका क्लोजिंग का तरीका भी अलग होता है। जनरली पूरे अकाउंट्स को तीन हिस्सों में बांटा गया है: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। Personal and real accounts definitely have some sort of balance at the end of the year and need to be taken to the next year. पर्सनल और रियल अकाउंट में कुछ अमाउंट जरूर रहता है जिसको आगे के अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, उसको लेके जाना जरूरी होता है। वो किसी भी साइड में हो सकता है, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में। Then nominal accounts are related to revenue and expenses, thus the balances are transferred to trading or profit and loss account at the end of the year and accounts are closed. लेकिन जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उनमें या तो रेवेन्यू होगा, कमाई होगी, या एक्सपेंसेस होगा, तो उसको क्या किया जाता है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंड उसको क्लोज कर दिया जाता है। तो जनरली नॉमिनल अकाउंट्स को नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता है, बैलेंस करके उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दिया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दिया जाता है एंड ये जो अकाउंट्स बने हैं, नॉमिनल अकाउंट्स जितने बने हैं, उन सबको क्लोज कर दिया जाता है। बैलेंसिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट, अब हम देखते हैं किस किस अकाउंट को किस तरह से बैलेंस किया जा रहा है। The purpose of balancing of accounts is to find out how much is to be paid or received from person. If the account has debit balance, it means amount indicated is to be received and vice versa. किसी भी अकाउंट को, पर्सनल अकाउंट को बैलेंस करने का मतलब है कि ये पता लगाना कि कितना अमाउंट पे करना है उस पर्सन को या कितना अमाउंट उस पर्सन से रिसीव करना है। तो अगर डेबिट बैलेंस होता है तो उसका मतलब है कि वहां से हम लोग रिसीव करेंगे, और अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो उसे हमें द ऑर्गेनाइजेशन को पे करना है। दिस इज द डिफरेंस, बेसिक idea of balancing the personal accounts. If the total of debit side is more than the total of credit side, then by balance carried down is written on the credit side and amount of difference is written in front of it. On the first date of the next month, this amount is written on the debit side of the account by writing to balance brought down. Similarly, if the total credit side is more than, then to balance carried down is written on the debit side of the balance and the totals are equal. And on the first date of next month, this balance is written on the credit side by writing by balance brought down. यहाँ इसको हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं। जब हम देख रहे हैं कि जब टोटल कर दिया गया है
एंड टोटल ऑफ डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो डेबिट साइड में बाय बैलेंस कैरी डाउन करके क्रेडिट साइड में वो अमाउंट डिफरेंस अमाउंट को लिख करके उसको बैलेंस कर दिया जाता है। एंड अगले महीने में डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके उस अमाउंट को वहां लिखा जाता है। एंड इसी तरह से अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरी डाउन करके लिखते हैं एंड वो अमाउंट को जितना अमाउंट डिफरेंस का है उस डिफरेंस अमाउंट को उसको बगल में लिख के उसको बराबर कर देते हैं। एंड अगले महीने में फिर से उसको क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके जो डिफरेंस अमाउंट था उस अमाउंट को यहाँ लिखेंगे, फिर नेक्स्ट मंथ का अकाउंट को शुरू करते हैं। देन बैलेंसिंग एंड क्लोजिंग ऑफ रियल अकाउंट्स, ये तो था हमारे नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट्स हो गए। अब रियल अकाउंट्स को कैसे क्लोज करते हैं? Accounts related to assets such as cash account, machinery account comes under this category. बैलेंस रियल अकाउंट्स क्या क्या होते हैं हमारे, जैसे कैश अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है, ये सारे जो है रियल अकाउंट में आते हैं। तो इनको बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंसिंग मेथड इज सेम एज दैट ऑफ द पर्सनल अकाउंट, परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट ऑल्सो फॉल्स अंडर द सेम कैटेगरी, अंडर दिस कैटेगरी। ये सारे जो है बैलेंसिंग एक ही जैसा होता है जैसे पर्सनल अकाउंट में हो रहा है। पर्सनल अकाउंट में जिस तरह से हम क्लोज किए हैं, बाकी जितने भी हमारे अकाउंट्स है, परचेज अकाउंट है या परचेज रिटर्न अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, सेल्स रिटर्न अकाउंट है, इन सबको भी इसी तरह से कैटेगराइज करा किया गया है, लेकिन इनको भी इसी तरह से हम लोग क्लोज करेंगे। एक्सेप्ट दीज अकाउंट्स ऑल अदर अकाउंट्स हैव डेबिट बैलेंसेस। एंड यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली चीज है कि परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स अकाउंट को छोड़ करके बाकी अकाउंट्स में डेबिट बैलेंस होता है। while these accounts may have, और लेकिन इन अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, इनको छोड़ने के बाद में ये सारे अकाउंट जो है इनका डेबिट बैलेंस, इनको छोड़ के जितने भी बाकी अकाउंट्स होंगे वो सब डेबिट बैलेंस होंगे। लेकिन ये चारों जो है डेबिट बैलेंस भी दिखा सकते हैं, क्रेडिट बैलेंस भी दिखा सकते हैं। तो बैलेंस करने के बाद में इनको ट्रांसफर किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में एंड उसके बाद में ये सारे अकाउंट्स को क्लोज कर दिया जाता है। इसके बाद में हमारे पास में एक अकाउंट आता है गुड्स अकाउंट। इन रियल अकाउंट्स, गुड्स अकाउंट्स आर नॉट क्लोज्ड एवरी ईयर, rather the amounts of these accounts are transferred to trading account. Under this goods account, the following accounts are considered: purchase account, purchases return account, sales account and sales return account. गुड्स अकाउंट भी एक रियल अकाउंट है। गुड्स अकाउंट जो बनाया जा रहा है वो रियल अकाउंट होता है, उसको हर साल क्लोज नहीं किया जाता है, उसके अमाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जितना भी गुड्स अकाउंट में जो भी अमाउंट्स होगा उन सबको क्लोज हर साल नहीं करेंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। एंड इसके अंदर में गुड्स अकाउंट में क्या क्या आएगा हमारा, फिर से वही परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट आएगा। इसके बाद में नंबर आता है हमारा क्लोजिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स को भी तो क्लोज करना है, उन्हें किस तरह से क्लोज करेंगे? अकाउंट्स ऑफ आइटम्स रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस कम अंडर दिस कैटेगरी। ये रेवेन्यू की कमाई जो इनकम आ रही है उसके एंड जो खर्चे हो रहे हैं उन सब के उससे रिलेटेड जितने भी आइटम्स होते हैं वो सारी चीजें जो है नॉमिनल अकाउंट्स में आती है। These accounts are also not balanced at the end of the year. These accounts are closed at the end of the year and the balance is transferred to trading account or profit and loss account. Expenses related to production or transportation of goods such as wages, carriages, octroi, fuel and power are transferred to trading account. नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या अकाउंट हमारे आते हैं, काफी सारे जो एक्सपेंसेस आएंगे जो या तो इनकम करते हैं या खर्चा करते हैं। ये दो सारी चीजें जो है इनको बैलेंस कर दिया जाता है, इनको क्लोज नहीं किया जाता और इनको बैलेंस करके इनका जो अमाउंट है उसे ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे हमारा जब प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन से क्या होगा, उसके साथ साथ हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का एक एक्सपेंसेस आएगा, वेजेस होगा, उसी तरह से डेली वेजेस जो दिए जाते हैं, कैरेज होता है, ऑक्ट्रॉय होता है, फ्यूल, पावर, ये सब जो जितने भी एक्सपेंसेस है इन सबको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इन अकाउंट्स को क्लोज नहीं किया जाता, बैलेंस करके उस अमाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, या कभी कभी इसे हम
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ट्रांसफर कर देते हैं. So these are the girls, these are the points which we have to know and remember while posting the ledgers and how we have to post जर्नल से लेजर में पोस्ट करते वक्त किन किन रूल्स को फॉलो करना है और कैसे कैसे पोस्टिंग करनी है. इसके बाद में उन्हें किस अकाउंट को किस तरह से क्लोज करना है या बैलेंस करके उस अमाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करना है, ये सारी चीजें हम थ्योरी के पार्ट में आज हम जान चुके हैं. इस वीडियो को बार बार सुनते रहिए सो दैट यू विल बी एबल टू रिमेम्बर एंड अंडरस्टैंड. इसको समझ सकते हैं. समझने के लिए आपको इस वीडियो को बार बार सुनना होगा. एक बार में शायद आप समझ नहीं पाएंगे. सो कीप ऑन लिसनिंग एंड उसको अच्छे से समझने के बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे. ये चैप्टर हमारा आज यहाँ खत्म हो जाता है. 13 चैप्टर खत्म हो गया है. इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 14. इस वीडियो को लेकिन गर्ल्स बार बार सुनते रहिए सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू पोस्ट द लेजर्स. जर्नल एंट्रीज को लेजर्स में कैसे ट्रांसफर करना है, इसे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं इसके पहले वाले और आज के वीडियो को देखने के बाद में. आज के वीडियो में रूल्स भी है एंड उसे कैसे कैसे पोस्टिंग करनी है ये भी दिया हुआ है. सो कीप ऑन लिसनिंग. थैंक यू एवरीवन.